दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त बिहार का चुनाव पूरे देश की राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण परिघटना बनता जा रहा है। वैसे भी कई बार ऐसा होता है कि राज्यों के चुनाव जब होते हैं तो कई राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 7। लेकिन इस वक्त पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ बिहार का चुनाव है। इसलिए पूरे देश के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को बिहार एक आकर्षण है उनके लिए। सबकी नज़र टिकी हुई है। जिनकी पार्टी बिहार में नहीं सक्रिय है या एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी बिहार पर नज़र गड़ाए हुए हैं। क्योंकि कई बार समझा जाता है कि बिहार ट्रेंड सेटर है और बिहार के बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं और वे सारे के सारे राज्य आम तौर पे विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बाद में यूपी क्यों ना हो। ऐसे में बिहार को अगर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई-एमएल, ये तमाम पार्टियां अगर बहुत महत्व दे रही हैं, काफ़ी जूझ रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी उनके लिए है और ये महज संयोग नहीं है। अभी देखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 80-85 साल बाद पहली दफ़ा पटना में हुई। अपने आप में यह भी एक रिकॉर्ड है। तो ज़रूर कांग्रेस को लग रहा है कि बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेने पड़ेंगे और वो राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ले रही है। ये जो गठबंधन जिसको बिहार में महागठबंधन कहते हैं, वो भी काफ़ी ताकत के साथ उभरता नज़र आ रहा है। आमतौर पे गठबंधनों की राजनीति में बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, बहुत सारे तनाव बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी समर्थित मेनस्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा उसकी तरफ से काफ़ी कुछ कहानियाँ आ रही हैं जिससे कि कुछ न कुछ तनाव बढ़े गठबंधन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम तमाम मुद्दों पर आज बात करने को सोच रहे हैं और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महागठबंधन के प्रमुख नेता और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य। दीपंकर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। अभी देखा गया कि आपके महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग 80-85 साल के बाद पटना में आयोजित किया और वो भी विस्तारित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। कांग्रेस काफ़ी जोर लगाती नज़र आ रही है। हालाँकि कांग्रेस बिहार में बहुत आधार वाली पार्टी नहीं मानी जाती पिछले कई सालों से, कई दशकों से। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के इस एफर्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं एक सहयोगी गठबंधन सहयोगी के तौर पे? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा है। मैंने जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के पास बहुत आधार नहीं था। वो तो कांग्रेस के पिछले चुनाव के प्रदर्शन से भी पता चलता है। 70 सीट कांग्रेस को लड़ने के लिए मिली थी और उसमें जीत हासिल हुई सिर्फ 19 पे। इसलिए पहली बात तो हमें लगता है कि पूरा इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस और बेहतर करे, कांग्रेस मजबूत हो, तो देश के पैमाने पर भी कांग्रेस मजबूत हो और बिहार में भी कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन करे। तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि कुछ भी कांग्रेस पहल करे, चाहे जो यात्रा रही इसमें करीब 15 दिन यात्रा चली, या अभी जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, या उसी मीटिंग के बाद या उसी के बीच में आज एक अति पिछड़े जातियों को लेकर के एक अलग से इंडिया गठबंधन की ओर से एक संकल्प लिया गया। 26 तारीख को महिलाओं के सवाल पर भी एक अलग से एक एजेंडा पेश किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छा है ये संकेत। और ये जो संयोग है कि 1940 के बाद 85 साल बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बिहार में, और वो 40 में जब मीटिंग हुई थी तो वो शायद मेरे ख्याल से रामगढ़ वाली मीटिंग थी और उसी समय संविधान सभा गठन करने के अब उस समय प्रस्ताव पारित हुआ।
तो एक तरीके से वो संविधान निर्माण का दौर था, और आज ये संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, उसके लिए एक संकल्प और संघर्ष का दौर है। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। पूरे कांग्रेस पार्टी, उसका राजनीतिक इच्छा शक्ति, संगठन के एक तरीके से ऊर्जा, हर लिहाज से कांग्रेस मजबूत हो तो मेरे ख्याल से तो इंडिया के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए अच्छी बात है। जब कांग्रेस बहुत आज की तरह ज्यादा वैचारिक रूप से बहुत मजबूत नहीं थी, सांगठनिक रूप से भी बिखराव था, उसकी लोकसभा में सदस्यता भी कम थी, तब उसने बिहार में 70 सीटों को हासिल किया चुनाव लड़ने के लिए। मतलब उसकी जो बार्गेनिंग थी महागठबंधन में, वो काफी जबरदस्त साबित हुई कि 70 सीटें उसको मिल गई लड़ने के लिए। तो अभी कांग्रेस पहले से तो मजबूत है। अगर 5 साल पहले से देखा जाए तो लोकसभा में भी उसकी सीटें अच्छी आई हैं। राहुल गांधी एक बिल्कुल बदले हुए नेता के तौर पे इमर्ज किए हैं पिछले 3-4 सालों में, और आइडियोलॉजिकली भी कांग्रेस काफी महत्वपूर्ण वो एक महत्वपूर्ण तौर तरीके अपनाती नजर आ रही है। काफी कुछ बदला हुआ है उसका सोचने का तौर तरीका। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी रियलिस्टिक होकर सीटों की मांग करेगी आपके गठबंधन में, या जिस तरह उसको पहले सीटें मिली थी कुछ उसी तर्ज पर और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, और इस तरह महागठबंधन को एक नुकसान भी पहुंच सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग मानने वाले हैं जो कांग्रेस के प्रति सिंपैथेटिक हैं, लेकिन वो मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस अगर ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो महागठबंधन के जीतने के चांसेस उतने ही घट जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस को तो देखिए, रियलिस्टिक तो सबको होना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस इस दौर में एक तरह से कांग्रेस की आदत ही छूट गई थी एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे फंक्शन करने की। बहुत सारे इस देश के साथ यही हादसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस ये लंबे समय विपक्ष की भूमिका में रहने के बाद और बाकी पार्टियों की आदत पड़ गई कि सब समय समय पर सत्ता में रहने और कुल मिलाकर के खुद को सत्ता की पार्टी समझ लेने, हमेशा के लिए सत्ता की पार्टी। और इसी वैक्यूम में बीजेपी ने अभी चारों तरफ कब्जा कर लिया। तो एक तो कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौती सबसे पहले, जैसे आपने कहा कि बिहार में, यूपी में, बंगाल में लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और बहुत कोई यूपी में कुछ कुछ बीच बीच में कांग्रेस का थोड़ा रिवाइवल हुआ है, कोशिश है। तो हमें लगता है कि देश के पैमाने पर भी अभी जो 2014 से पीरियड शुरू हुआ, 11 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो पहली बात तो हमें लगता है कि कांग्रेस का रियलिज्म ये है कि कांग्रेस को बात समझ में आई कि अब हमें एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर फंक्शन करना है, और एक अपोजिशन पार्टी वाला पूरा एजेंडा, अपोजिशन पार्टी वाला तेवर, अपोजिशन पार्टी के लायक काम करने वाला एक तरीके से माइंडसेट, वो कांग्रेस, तो मैं इसको भी रियलिज्म मानता हूं जो राहुल जी कर रहे हैं। एक यात्रा वाला मोड है, नया विमर्श है, जिसके सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन है, जाति जनगणना है, सामाजिक न्याय से लेके सामाजिक बराबरी का एक उसका एक विजन है, और अदानी अंबानी जैसे कंपनी राज है उसके खिलाफ भी देश में एक आर्थिक तौर पर एक संतुलन बना रहे, उस संतुलित पूंजीवाद, उसकी भी एक सोच है। तो मेरे ख्याल से रियलिज्म तो कांग्रेस में दिख रहा है। चुनाव में भी मुझे उम्मीद है कि रियलिज्म रहेगा। जैसे आपने कहा कि पिछली बार के बार्गेनिंग, तो अब इसको बार्गेनिंग क्या कहा जाए कि आप 70 सीट ले लीजिए और उसके बाद जीतिए 19। तो बार्गेनिंग की बात जब होगी तो दोनों देखना पड़ेगा, कितने पर आप लड़े और कितने पर आप जीते हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के पास 2015 का अनुभव है, जहां 40 सीट लड़कर के 27 जीतने का रहा, और 2020 का अनुभव है जहां 70 में फैल करके फिर उसमें सीट आई 19। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस शायद कोई इसके बीच का कोई रास्ता, कोई एक गोल्डन मीन, जो 2015 वाला मॉडल और 2020 वाला, तो हमें तो लगता है कि वही कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहेगा, पूरे इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। कोई रियलिस्टिक ढंग से सोचना और उसी तरह से तैयारी करना। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि बिहार से ओरिजिनेट होने वाली खबरों में पूरे देश के अखबारों में खासकर जो अच्छे अखबार कुछ माने जाते हैं अंग्रेजी के, उनमें भी
ये खबर छपी और उसमें बताया गया कि कांग्रेस को संभवतः आपके गठबंधन के बीच में जो चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, पता नहीं ये कितना सच है कि उसमें 58 सीट पर सहमति बनती नजर आ रही है। आरजेडी को 130 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। सीपीआईएमएल को चुनाव लड़ने के लिए 27 या 30 सीटें, विकास पार्टी को, वीआईपी पार्टी को 14 सीटें और सीपीएम सीपीआई को क्रमशः 4 और 6 सीटें, जेएमएम को 2 सीट और पशुपति पारस की पार्टी को 2 सीट। ये एक आंकड़ा आ रहा है। आपको क्या इस बारे में कुछ जानकारी तो होगी ही, आपकी क्या राय है? आपको क्या मालूम है? अभी देखिए, अभी मेरे ख्याल से जो बातचीत का जो स्तर है, हम लोगों ने अपनी एक प्रस्ताव अपना हमने दिया है और उस प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल से कुछ प्रारंभिक बातचीत हुई है और इसी तरह हमें लगता है कि अन्य पार्टियों के भी आपस में बातचीत हुई होगी। अब इसको एक तरीके से समेटने का दौर आ रहा है, जो भी बातचीत हुई है। तो हमें लगता है कि उम्मीद तो करेंगे कि इस महीने के अंत तक कुछ हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचे। कम से कम चुनाव घोषणा तो अक्टूबर के शुरू में ही, अगर चुनाव आयोग थोड़ा बहुत भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कम से कम लिहाज करें, तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई है तो सुनवाई तक चुनाव आयोग को मेरे ख्याल से इंतजार करना चाहिए चुनाव की घोषणा करने में। और उसके बाद अगर हो तब सेकेंड वीक में अक्टूबर में चुनाव की घोषणा अपेक्षित है। तो उससे पहले तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को भी अपने पूरे प्रस्ताव के साथ आना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए। तो और एक तरह से कह लीजिए तो मैक्सिमम हम लोगों के पास 10 दिन का समय है। तो हम उम्मीद करेंगे कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा। सब पार्टियां मिलकर के हम लोग बात करेंगे। और जो आपने एक फार्मूला बताया, कुछ अखबारों में भी रिपोर्ट है, उसका सोर्स क्या है मुझे नहीं मालूम। अभी औपचारिक तौर पर तो ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसको मोटे तौर पर एक रियलिस्टिक, बिहार के लिए रीजनेबल मानूंगा अगर ऐसा कुछ होता है। आपकी पार्टी ने पिछले चुनाव में इसी गठबंधन के जरिए 19 सीटें उसको मिली थी लड़ने के लिए और आप लोगों ने 12 सीटें, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने जीती और आपका स्ट्राइक रेट बेस्ट था, वन ऑफ द फाइनेस्ट। तो इस बार क्या आप लोगों की, जो आपने कहा ना कि प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है, क्या बताएंगे कि आपकी सीट की कितनी इच्छा है पार्टी को? क्योंकि आप हमने हमने जो प्रस्ताव दिया, देखिए हमारा जो सोचने का तरीका है या जो उसका आधार है कि पिछली बार 19 सीट हम लोग लड़े तो 12 जिलों से लड़े थे। तो हमने एक तो सोचा कि भाई माले का जिस तरीके का माले आज कुछ बिहार के कोई खास इलाके की पार्टी नहीं है, पूरे बिहार में पार्टी का फैलाव है, पहचान है। तो 38 जिलों में कम से कम 20-25 तो ऐसे जिले बिल्कुल हैं जहां पार्टी के पास मजबूत जनाधार, सांगठनिक नेटवर्क और एक लंबा आंदोलन का इतिहास है। तो हमें लगता है कि ऐसे तमाम जिलों में अगर एक दो के हिसाब से माले के उम्मीदवार हो मैदान में, उससे पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। तो उस हिसाब से हमने सोचा है और वो करीब 40 के आसपास एक लिस्ट हमने दी है कि हमारे पास जो संगठन के अंदर से जो लिस्ट आई थी वो तो 50 की थी, उसको हमने कुछ कम किया, 40 का एक लिस्ट हमने दिया है जिसके आधार पर बात हो सकती है। वो हमारा प्रेफरेंस है और जहां हम प्रेफरेंस सिर्फ नहीं, हमारी तैयारी जारी है। उन सभी सीटों पर हम बिल्कुल जमीनी तैयारी कर रहे हैं ताकि लास्ट मोमेंट में जो भी फैसला हो, ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी कहीं कम रह जाए। तो तैयारी के मामले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये सबको मालूम है। वो सीट की जो सूची है आरजेडी के पास भी है, कांग्रेस के पास भी है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसी आधार पर कुछ तय होगा। इस बार वैसे आपके महागठबंधन में अगर देखा जाए और बीजेपी लेड गठबंधन में भी, तो ऐसा दिखता है कि जैसे पिछले 2020 के चुनाव को हम लोगों ने देखा तो काफी गर्मजोशी दिखती थी। एक तो तेजस्वी यादव भी उस समय एजेंडा उनका जो था, मुझे याद है अच्छी तरह कि रोजगार और शिक्षा, इस तरह के इश्यूज को उठा करके पूरे प्रदेश में उन्होंने एक माहौल बना दिया था और काफी पहले से। अब चुनाव नवंबर में होना है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा हो जानी है। लेकिन अगर देखा जाए, एसआईआर वाले इशू को छोड़ दिया जाए
जिस पर काफ़ी आप लोगों ने अभियान चलाया, उसका ज़मीन पर कितना असर पड़ा, इसको लेकर कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है, हम उस पर नहीं जाएँगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार कहीं न कहीं दोनों खेमों में उस तरह की गर्मजोशी नहीं है? अब जैसे बीजेपी तो ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा ही उनके पास नहीं है। वो बार-बार प्रधानमंत्री की माँ का अपमान उसी मुद्दे पर खींच रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, टेलीविज़न में भी, सड़क पर भी और सभा मंच पर भी। इसी तरह से वो कुछ रियायतें दे रहे हैं लाभार्थियों को की लिस्ट और बड़ी बना रहे हैं, काफ़ी पैसे बाँट रहे हैं, आई मीन कि हम इतना देंगे, उतना देंगे वगैरह-वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक जो राजनीतिक प्रश्न है या जनता या समाज के लिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं बड़े-बड़े, अगर उनको छोड़ दिया जाए, उसको लिया जाए तो गर्मजोशी बीजेपी में भी नहीं है और आपके यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय ईबीसी का मुद्दा जो आज आप लोगों के मन से काफ़ी शिद्दत के साथ उठा। लेकिन ये ज़मीन पर तो नहीं है, अभी तो कागज़ पर ही है। ऐसा तो नहीं है कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी जो बिहार की है, वो कांग्रेस के या आप लोगों के इस न्याय जो संकल्प पत्र है, इसको लेकर उत्साहित होगी तो 5, 7, 10 दिन के बाद पता नहीं, चलेगा। ऐसा ऐसा तो नहीं ऐसा है। जैसे अगर लोकसभा चुनाव का अगर आप देखें तो जो 9 सीट या पप्पू यादव को जोड़ लीजिए तो 10 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तो उसमें अति पिछड़ी जाति से एक सांसद हैं और वो माले से ही हैं, कमरेड सुदामा प्रसाद, जो आरा से जीते हैं। और आप याद करें तो 1989 में भी जब पहली बार हम आरा से जीते थे, तो रामेश्वर जी थे जो नूनिया जाति से थे। तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं कि अति पिछड़ी जातियों में भी समर्थन है और जमीन पर भी लोग जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमें देखिए एसआईआर और जो अन्य मुद्दे हैं, इनमें कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्योंकि अगर एसआईआर पर नहीं लड़िएगा, आपका वोट नहीं बचेगा, तो आप चुनाव में बाकी मुद्दों को लेकर भी हम क्या करेंगे। इसलिए एसआईआर तो एक तरह का एक आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन बिहार को चुनाव आयोग ने दे दिया है। तो आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो उससे तो निपटना है, क्योंकि आज वो क्वेश्चन है। आपको अगर परीक्षा देनी है, वो चाहे सिलेबस का सवाल हो चाहे आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल है, तो बाकी जो मुद्दे हैं वो सारे सिलेबस में है। और वो एनडीए को भी मालूम है कि उसके जवाब उनके पास भी नहीं है, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि हम इधर उधर की बात करके मैनेज करें। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है बिहार में कि जनता जो है वो बिल्कुल एनडीए को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखेंगे आज भी नीतीश जी कहीं सभा कर रहे थे, नीचे नीतीश जी के खिलाफ नारे लग रहे थे, मंत्रियों को लोग दौड़ा रहे हैं। अभी भाजपा के अंदर से आरा में जो आरके सिंह को हरा करके हमारे सुदामा जी जीते, अभी हम देख रहे हैं कल तक तो सुदामा जी के खिलाफ बोल रहे थे, माले के खिलाफ बोल रहे थे, और अभी वो एनडीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने लगे। जदयू के प्रवक्ता को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई जदयू के जो मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनको आगे आकर के जवाब देना चाहिए। तो एनडीए तो बिल्कुल डिफेंसिव में है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यहाँ हर मुद्दे पर तैयारी है, हर मुद्दे पर तैयारी है। जो आंदोलन बिहार में चल रहे हैं, जो आप क्या देख रहे हैं कि नीतीश जी कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, हवा में तो नहीं कर रहे हैं। जिन मुद्दों पर आंदोलन के जरिए, जिन मुद्दों को हमने स्थापित किया है, सतह पर है, और उनको लगा कि 400 रुपए के पेंशन पर अगर कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे तो हम वोट मांगने लायक नहीं रह जाएंगे। अगर मिड डे मील के रसोईया बहनों के लिए पैसा नहीं बढ़ाएंगे बिल्कुल, तो वोट मांगने की हमारी हैसियत नहीं रह जाएगी। तो मजबूरी में हम लोग 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, तो नीतीश जी कहते थे कि 1 यूनिट भी फ्री नहीं देंगे, अब 125 की घोषणा की है। तो अभी लेकिन कुछ और मुद्दे हैं जहां वो बिल्कुल घिरे हुए हैं। जैसे जमीन का सवाल हम लोग जब जब बोलते थे, नीतीश जी संसद में, विधानसभा में जवाब देते थे कि जमीन है ही नहीं तो कहां से देंगे, आसमान से लाएंगे क्या। तो गरीब के लिए जमीन की जब बात होती है वो आसमान दिखाते हैं। और अभी अदानी को 1050 एकड़ जमीन किसान से लेकर के दे रहे हैं भागलपुर में। जो हमारे मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाते हैं और माँ के सम्मान को लेकर के भी इतना मुद्दा बना रहे हैं, और अभी वहां 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं अदानी के लिए। तो मुद्दे तो बहुत है। हम सभी मुद्दों को लेकर, आपको हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के रूप में बहुत नहीं दिख रहा है, लेकिन लोग सक्रिय हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं, और जनता के हर आंदोलन में हम लोग बिल्कुल साथ साथ हैं। लेकिन जिस मुद्दे की आपने चर्चा की, अडानी वाला, हमने भागलपुर वगैरह के इलाके में भी लोगों से बात की, वो कोई एक बड़ा मुद्दा, संगठित एक कोई मुद्दा नहीं बन सका है अभी तक। नहीं, वो तो अचानक अभी इन्होंने कहा ना, क्योंकि वहां देखिए, वहां बातें 2014 से चल रही थी,
और वहां एनएचपीसी पब्लिक सेक्टर के जरिए, और जो जमीन अभी इनको जितने मेगावाट की बिजली की बात कर रहे हैं उससे आधा, उसकी बात चल रही थी। उसमें मेरे ख्याल से कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं आया, ऐसा कोई कहीं कोई क्लियरेंस फंसा था मामला। अब अचानक इनको कहां से एनवायरमेंटल क्लियरेंस आ गया? तो सारे जो पूर्व शर्त है उसको हटा करके, पब्लिक सेक्टर से हटा करके, पब्लिक सेक्टर के पास कोई कारखाना बनता है तो जनता का कुछ हक भी रहता है, लेकिन अदानी के हाथ में। तो बिहार में एक बात है कि गोड्डा बगल में ही है आपके झारखंड में, गोड्डा में लंबी लड़ाई के बाद वहां प्लांट बन गया, किसान की जमीन लेकिन अदानी को दे दिया गया। लेकिन गोड्डा के कसौटी पर हम समझते हैं कि पीरपैंती में, भागलपुर में लोग अपने इस पूरे इसको परख सकते हैं। तो गोड्डा में रोजगार तो कुछ मिला नहीं है, जमीन जरूर चली गई। बिजली पहले जो पैदा हो रही थी बहुत महंगी है, यहाँ भी 6 रुपए यूनिट बिजली होगी, और वो पूरी बिजली चली जाती थी बांग्लादेश में। अब ये तो बांग्लादेश के अंदर जो बदलाव आया, हसीना की सरकार गई तब जाकर के शायद बांग्लादेश में अब वो बिजली नहीं जाती, वो बिजली देश के अंदर ही कहीं महंगी बिजली हिंदुस्तान के लोगों को ही दी जा रही है। तो हमें लगता है कि गोड्डा में जो हुआ है और भागलपुर में भी, अब ये पता नहीं कैसे ये योजना बनी, इसी भागलपुर में बहुत बड़ा घोटाला था, सृजन घोटाला, आप अगर याद करेंगे तो क्या कहीं इस पूरे योजना जो है कहीं कोई घोटाला का मामला तो जुड़ा हुआ नहीं है? कहीं कोई ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा है कि अचानक 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख पेड़ सब रातों रात काट के अदानी को दिए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी और जदयू पार्टी या वो सरकार किसी भ्रष्टाचार के चलते ब्लैकमेल के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? तो मुद्दे बन रहे हैं वहां भागलपुर में, बिल्कुल है। और इसीलिए जिस दिन पूर्णिया में मोदी जी सभा कर रहे थे उस दिन भागलपुर के लोगों को नजरबंद करके रखा गया था ताकि वो बाहर आकर के कोई बोल ना सके। मुद्दा है, बन रहा है, बिल्कुल किसान है, जमीन का सवाल है, और लोगों को ये 6 रुपए महंगी बिजली और जो रोजगार के नाम पर आप झांसा दे रहे हैं कि जिस समय तक प्लांट का कंस्ट्रक्शन होगा उस समय कंस्ट्रक्शन में मान लीजिए कुछ लोगों को काम मिलेगा, प्लांट चालू हो जाएगा उसके बाद कितने लोगों को स्थायी रोजगार मिलने वाला? बिल्कुल नहीं मिलने वाला है खास कुछ। आपने चूंकि करप्शन के इशू को उठाया अभी चर्चा की, तो मुझे याद आया कि अभी तक आपके सूबे में जो प्रशांत किशोर एक नए राजनीतिक दल लेकर आए, जन स्वराज पार्टी, उसके नेता वो, हालांकि वो बाई इलेक्शन उनकी पार्टी ने लड़ा था, लेकिन पहली बार विधानसभा में, ये आम चुनाव में वो पहली बार मैदान में उतरेंगे। उन्होंने पार्टी को पुनर्गठित किया है। उनको लेकर तरह तरह के सवाल, तरह तरह के ऑब्जर्वेशंस लोगों के हैं, अलग अलग ढंग के लोगों के, लेकिन बड़ा हिस्सा मानता रहा है कि वो महागठबंधन के वोट काटेंगे, और कुछ एक लोग मानते रहे कि नहीं, ये कोई अलग कोई खेल है, इसके पीछे कोई गेम प्लान है, क्योंकि बीजेपी के साथ उनके पुराने रिश्ते हैं और उनकी शुरुआत ही गुजरात में मोदी जी के उस चुनाव से हुई थी। तो लोग समझते हैं कि कोई बात है, और वो क्या बात है लोगों को नहीं मालूम। लेकिन अभी उन्होंने बीजेपी के और जेडीयू के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मामलों का पर्दाफाश कर दिया, और बड़े नेताओं के खिलाफ। ये नहीं कि माने राज्य स्तर के बड़े नेता, केंद्र स्तर के नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो काम उन्होंने किया, और जिसके लिए बीजेपी के स्थानीय नेता या जेडीयू के स्थानीय नेता प्रदेश के काफी उनसे गुस्से में हैं, कुछ लोग तो शायद कोर्ट भी जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रशांत किशोर की भूमिका इस चुनाव में क्या नजर आ रही है? नहीं, देखिए, लोगों के मन में बहुत संदेह है, संशय है, वो तो बहुत स्वाभाविक है। जो लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 400 पार कराने लग गए थे, उससे भी संदेह हुआ। और जितने संसाधन है उनके पास, जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये भी सवाल है। लेकिन खैर, अब चुनाव वो लड़ेंगे, पार्टी बनाए हैं और 243 उम्मीदवार देंगे, ये सब बोल चुके हैं। मेरे ख्याल से जो एक बात तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि प्रशांत किशोर इससे पहले जो बात कर रहे थे, अब उनकी बातें क्या होती थी? वो बातें होती थी कि तेजस्वी यादव जो है 9 पास है, डिग्री नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या लालू जी के दौर में क्या भ्रष्टाचार था। अब अगर अचानक उस मुद्दों को छोड़ करके वो अगर इन मुद्दों पर आए हैं कि आज कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आज कितना अपराध चल रहा है, इसका मतलब यही बिहार की रियलिटी है कि बिहार अतीत की बात करने से बिहार का कोई सुनने वाला नहीं है।
बिहार आज की बात आज को झेल रहा है और आगे के बारे में सोच रहा है। इसलिए एक तो बात साफ है कि ये सरकार इस कदर भ्रष्ट है, लोग जो मान के चलते हैं कि ये भ्रष्टाचार तो अब तो शिष्टाचार बन गया है। इतना चरम भ्रष्टाचार, इतना व्यापक भ्रष्टाचार पहले नहीं था। 70,000 करोड़ का हिसाब सीएजी ने मांगा। किसी और राज्य में अगर होता तो मीडिया वाले चढ़ बैठते। अगर कोई गैर भाजपा शासित सरकार में सिंगल इंजन वाली कोई सरकार वाला स्टेट होता तो 70,000 करोड़ अगर सीएजी की रिपोर्ट आती तो आप देखते मीडिया उसको लेकर के क्या करता। यहाँ तो कोई बात ही नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर चूंकि पॉलिटिक्स समझते हैं, जमीन को समझते हैं, लोगों के मूड समझ रहे हैं, तो दोनों ही बातें सही है। नीतीश जी जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बिना अगर हम पिटारा खोलेंगे, बिना अगर इस समय कुछ लोगों के लिए देंगे तो चुनाव में वोट मांगने लायक नहीं रह जाएंगे। और अगर प्रशांत किशोर को भी लग गया कि अगर हम टारगेट सही जगह पर नहीं रखेंगे और उसमें सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, भाजपा के भी नेता मंत्री, इनके खिलाफ अगर हम ठीक से नहीं बोलेंगे तो हमें भी बिहार में हम किसी के पास वोट मांगने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो नीतीश जी कर रहे हैं और जो प्रशांत किशोर का जो इस समय का एजेंडा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की वास्तविकता क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। और हमें लगता है कि इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि चुनाव इस बार सरकार को बदलने के लिए है। तो प्रशांत किशोर जी माहौल बना रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ेंगे और उनको उम्मीदवारों की भी, संसाधनों की कमी नहीं है, उम्मीदवारों की भी कमी नहीं होगी। इधर उधर से जिनको भी टिकट नहीं मिलेगा बहुत सारे लोग उनके पास जाएंगे, इसलिए वो कुछ वोट उनको जरूर मिलेगा। लेकिन हमें लगता है कि बिहार के व्यापक जनता के सामने एजेंडा बहुत साफ है। ये चुनाव सरकार को बदलने के लिए चुनाव है और इसीलिए सरकार को बदलने की ताकत इस समय सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के पास है। और इसलिए इंडिया गठबंधन के ही पक्ष में व्यापक गोलबंदी चुनाव में होगी, क्योंकि सरकार को ये भ्रष्ट और अपराध को बढ़ावा देने वाली सरकार, बिहार को एक तरीके से पीछे ले जाने वाली सरकार, इस सरकार से बिहार को छुटकारा चाहिए। अच्छा, हमने देखा है कि आपका जो इंडिया ब्लॉक है या महागठबंधन जिसको बिहार में कहते हैं, उसके जो नेता हैं वो आमतौर पे इस चुनाव में भी विधानसभा के उनके मुख्य निशाने पर नीतीश कुमार नहीं रहते। उनको लगता है कि नीतीश कुमार तो एक केवल एक यहाँ पर टोकन या एक प्रतीक के तौर पे हैं बस सत्ता के, लेकिन असल सारा खेल जो है बीजेपी चला रही है, बीजेपी ही सब कुछ है। और मोदी जी, अमित शाह या दो लोग जो हैं वही आप लोगों के निशाने पर ज्यादा है, यानी महागठबंधन के। लेकिन हमने देखा कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग दिख रही है कि वो स्थानीय नेताओं पर उनको निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, या बोलते भी हैं तो तरीके से बोलते हैं जिससे कि बिल्कुल उन पर कोई अटैकिंग स्टेटमेंट ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनकी आलोचना हो, या उनके बड़े जो फैसले राष्ट्रीय स्तर पर हैं या प्रादेशिक स्तर पर हैं उन पर भी नहीं बोलते। तो आपको क्या लगता है ये जो उनकी स्ट्रेटजी है, ये क्या संकेत है इसका? अब ये पता नहीं। देखिए, एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर भी जो पहले सिर्फ नीतीश कुमार को ही टारगेट थोड़ा बहुत करते थे और आरजेडी को टारगेट ज्यादा करते थे, आप बीजेपी को तो ले रहे हैं। भले मान लीजिए मोदी जी और अमित शाह के बारे में ना बोले, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी को लेकर के बोले, वो तो उनका एक कैलिब्रेशन हो सकता है कि हम बिहार का विधानसभा का चुनाव है और लग सकता है कि विधानसभा चुनाव में हम राष्ट्रीय नेताओं के बारे में उतना क्यों बोले। लेकिन हमें लगता है कि बिहार के लोग तो समझ रहे हैं, पूरे देश के लोग समझ रहे हैं, डबल इंजन की अगर सरकार है और उस सरकार में आप बिल्कुल वो मोदी जी चला रहे हैं तो बोलना तो आपको पड़ेगा। और हो सकता है कि उनके दिमाग में भी है कि कुछ मोदी भक्तों का कुछ वोट हमको मिल जाए इस तरीके से। वो स्पेस मेरे ख्याल से बहुत है नहीं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अनुभव से भी आप बता सकते हैं कि वो जो कॉमन टाइप के वोटर, अगर आप सोच रहे हैं कि जो लोग अगर आज के इस आर्थिक संकट में, इस बेरोजगारी में भी अगर कोई भक्त बने रह जाएंगे, उन भक्तों को तो आप कुछ कर नहीं सकते। और अगर भक्ति के डर से आप मोदी जी के नाम नहीं लेते या अमित शाह का नाम नहीं लेते तो एक अलग बात है, ये उनके अपने राजनीतिक समझ है। लेकिन बिहार की समझ तो पक्की है, लोग समझ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन में आपको सिर्फ नीतीश कुमार पर अब नहीं कर सकते, आपको दोनों इंजन पर बोलना ही होगा। और दोनों इंजन पर लोग बोलते हैं, चर्चा करते हैं इस समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी दो सवाल और संक्षिप्त जवाब। अभी हम देख रहे हैं कि
मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आरजेडी तेजस्वी यादव का नाम सामने रख रही है बहुत तरीके से, और अन्य पार्टियों में भी एक कंसेंसस दिखाई देती है कि तेजस्वी यादव ही सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। तो अगर सरकार बनने की स्थिति पैदा होती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, भले उसकी औपचारिक घोषणा कोई कागज पर न कर रहा हो। लेकिन कांग्रेस कागज पर ही नहीं, मौखिक बातचीत में भी वो रिलक्टेंट है इस बात पर कमेंट करने के लिए कि वो बड़ी पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनका हक बनता है, लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कुछ दुविधा या कुछ एक दूसरे से कोई एक मतभेद अंदर है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ऊपर से तो नहीं दिखता। लेकिन ये कंफ्यूजन किस बात का है? क्या चेहरा नहीं डिक्लेयर करना है या करना है? नहीं, हो सकता है कि अब पता नहीं, कांग्रेस से हमारी इस पर कभी बात नहीं हुई, लेकिन अगर भाव नहीं कर रहे हैं तो उसको हम तो अर्थ ही समझते हैं कि शायद उनको लग रहा है कि एक तरह से बिल्कुल एक औपचारिकता जो शेष है जो करना है, और वो औपचारिकता हो सकता है उनको लग रहा है कि कंप्लीट जब एक डिक्लेरेशन में जाएंगे पूरे सीटों के बारे में, एक कंप्लीट पैकेज, अलग से मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और बाकी तो नेचुरल है, लोग इसको बिल्कुल नेचुरल मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी पोस्ट पोल कोई अलायंस बनता है तब तो एक उसके बाद तय होता है, या जहां संघ परिवार जैसा कोई चलता है कि पहले से पत्ता नहीं खोलना है और चुनाव के बाद किसी रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देना है, किसी मोहन यादव को बना देना है, किन्हीं को बजा देना है, तो वो तो बीजेपी वाला है। यहाँ तो प्रीपोल अलायंस है, और प्रीपोल अलायंस में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, एलओपी तेजस्वी यादव भी हैं, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर वही हैं। इस हिसाब से मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, और जो स्वाभाविक है उसको लेकर के लोगों के मन में कोई सवाल है जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को ये लगता है कि उसका खोया हुआ जो अपर कास्ट वोट है बिहार में, उसको वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करे इस चुनाव में, और वो नाराज ना करे अपर कास्ट को बीजेपी या प्रशांत किशोर की ओर जाने के लिए अपने से, और वो चाहती है कि भाई तेजस्वी का नाम आगे ना रखें, हम एक ऑप्शन ओपन रखें कि हम और किसी को भी बना सकते हैं, आप हमें वोट दीजिए। देखिए, लोग तो किसी मुगालते में नहीं रहते हैं, लोगों के आंख कान सब खुला हुआ रहता है। इसीलिए अगर किसी को लगे कि हम नाम नहीं लेंगे तब लोग ऐसे सोचेंगे, और ले लेंगे तब लोग कुछ और सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग सब इशारा पढ़ना जानते हैं, सब कुछ है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और बस यही होगा कि औपचारिकता अभी बाकी है, और वो औपचारिकता भी पूरी हो ही जाएगी कभी। तो मतलब आपकी पार्टी और अन्य पार्टियां इसका मतलब तेजस्वी यादव के नाम को डिक्लेयर करने के पक्ष में है? बिल्कुल, मतलब उसमें कोई हमारे लिए तो देखिए, पहले एक जमाना था जब कोई डिक्लेयर होता नहीं था, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसकी कोई बहुत जरूरत भी नहीं है। लेकिन आजकल जो परिपाटी है उसमें लोग मान के चलते हैं, तो कोalition है तो डिक्लेयर करने में हर्ज क्या है, और इसीलिए डिक्लेयर ना करने का तो कोई तर्क हमारे पास नहीं है। अब आया कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, अगर किन्हीं को लग रहा है कि कंप्लीट एक पैकेज एक साथ डिक्लेयर करेंगे, घोषणा पत्र भी ले आएंगे, लेकिन ठीक जैसे हम लोग घोषणा पत्र भी अब धीरे धीरे उसका जो अति पिछड़ा वाला संकल्प है उसको आज लाया गया, तो हमें लगता है इसमें भी हम लोग इस बात को ले आ सकते हैं। ऑलरेडी इस दिशा में तो एक अंडरस्टैंडिंग है, तो जो अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर है उसको पब्लिक करने में क्या है। ओके, शुक्रिया दीपंकर भट्टाचार्य, आपने हमसे बहुत लंबी बात की, और हम कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले भी हम और बातें आपसे करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कम से कम इंटरनेट साथ दे, आज तो बहुत जी इंटरनेट जी का डिस्टर्बेंस जी, रहा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हम लोगों की ये बातचीत, जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।